हेलो एंड वेलकम एवरीवन। इफ आई टेल यू कि गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली एक बिल क्लियर किया है, कैबिनेट ने, द नेम इज शांति बिल। अगर मैं आपसे कहूं शांति बिल किस बारे में होगा, व्हाट वुड योर गेस बी? मे बी यू विल गेस द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू मेंटेन पीस, लॉ एंड ऑर्डर के लिए कोई ऐसा प्लान होगा, कोई ऐसा बिल होगा जिसमें गवर्नमेंट शायद दंगों के अगेंस्ट कुछ ऐसा लॉ लेके आ रही है। हाउएवर ये जो शांति बिल है, इट इज नथिंग लाइक दैट। जो शांति बिल अभी कैबिनेट ने क्लियर किया है, दैट इज इंडियाज अटेम्प्ट टू इनवाइट प्राइवेट सेक्टर इनटू न्यूक्लियर फील्ड। पहली बार न्यूक्लियर पावर जनरेशन में इंडियन गवर्नमेंट अब प्राइवेट प्लेयर्स को भी इनवाइट कर रही है। 1991 से लेकर अभी तक, एज यू नो, एक एक करके काफी सारे सेक्टर्स में ग्रेजुअली प्राइवेट सेक्टर की एंट्री हुई है। इस समय एज ऑफ टुडे बहुत ही कम ऐसे सेक्टर हैं जहां पे प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व नहीं है। फॉर एग्जाम्पल डिफेंस में भी देयर आर मेनी कंपनीज जो कि वेपन्स बना रही हैं इंडिया में। स्पेस टेक्नोलॉजी में इसरो बहुत सारे प्राइवेट स्टार्टअप्स के सैटेलाइट भेज रहा है। अभी भी अगर आप उन सेक्टर्स की बात करो जहां पर अभी भी प्राइवेट सेक्टर अलाउड नहीं है, वन इज रेलवे ट्रैफिक में अलाउड नहीं था। सेकेंड, मिनरल्स जो कि रेडियो एक्टिव हैं। सो न्यूक्लियर में जो रेडियो एक्टिव मिनरल्स यूज होते हैं, थोरियम, यूरेनियम, उनकी माइनिंग अभी भी प्राइवेट सेक्टर को लाइसेंस नहीं मिलता है। थर्ड यूज टू बी न्यूक्लियर पावर जनरेशन रिएक्टर्स, लेकिन अब गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट कर रही है अंडर दिस बिल। सो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि शांति बिल एग्जैक्टली क्या है, गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को क्या क्या अलाउ करने वाली है, व्हाई इज इट रिक्वायर्ड, और गवर्नमेंट इससे क्या अचीव करना चाहती है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर GS3 पेपर ऑफ यूपीएससी एग्जामिनेशन। साइंस एंड टेक का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और GS2 में भी ये पूछा जा सकता है गवर्नमेंट पॉलिसीज के अंडर। सो प्लीज डू स्टे ट्यून टिल द एंड। अगर आप नए हैं यहाँ पर, आपने अभी तक सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है, तो डू हिट द सब्सक्राइब बटन एज वेल। अब क्या क्या लिखा गया है बिल में? अगेन ये बिल अभी कैबिनेट ने क्लियर किया है। गवर्नमेंट का प्लान है कि अब पार्लियामेंट में इसको इंट्रोड्यूस करेंगे और गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी है लोकसभा में अपनी खुद की, राज्यसभा में भी दे हैव इनफ नंबर्स टू गेट द बिल पास। अब क्या होगा? फर्स्ट, बिल कहता है कि अप टू 49% इक्विटी न्यूक्लियर पावर प्लांट जो इंडिया में है वो प्राइवेट सेक्टर उसमें ले सकता है। गवर्नमेंट मेनली अट्रैक्ट करना चाहती है फॉरेन इन्वेस्टर्स को। गवर्नमेंट चाहती है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स यहां पर आए, बढ़ चढ़ करके और अपना पैसा लगाएं, ताकि इंडिया में जो न्यूक्लियर पावर का जो सेक्टर है उसको बहुत ज्यादा बूस्ट मिले। अब रियलिटी ये है कि इंडिया में न्यूक्लियर को लेकर हमने बातें बहुत की हैं। आपको याद होगा द बिग इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील। इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील कब साइन हुआ था? व्हेन डॉक्टर मनमोहन सिंह वाज इंडियाज प्राइम मिनिस्टर। बहुत ऑपोजिशन था उस समय, लेफ्ट पार्टीज ने अपोज किया था, धमकी दी थी कि वी विल विड्रॉ फ्रॉम द गवर्नमेंट, बट फिर भी डॉक्टर मनमोहन सिंह सेड आई विल साइन द डील। उसके बाद भी ऐसा कुछ हुआ नहीं। डिस्पाइट ऑल दैट बिग न्यूज, अभी भी न्यूक्लियर पावर जनरेशन में इंडिया काफी पीछे है। एंड द गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टिंग कि शायद इसके थ्रू, शांति बिल और इस इनिशिएटिव के थ्रू, न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स अब और ज्यादा पावर पैदा कर पाएंगे। अब ये इंपॉर्टेंट बहुत सारी चीजों के लिए है। फर्स्ट, एज ए सेड, न्यूक्लियर पावर डील हमने यूएस के साथ साइन किया था, इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन। एज यू नो, इंडिया से यूएस के रिलेशन बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं इस समय। सो वी आर ट्राइंग टू सी व्हाट आर द कॉमन पॉइंट्स जिस पे कि हमारे रिलेशन अच्छे हो सकते हैं। न्यूक्लियर पावर सीम्स टू बी वन ऑफ दोज एरियाज। न्यूक्लियर पावर में हम लोग यूएस से इन्वेस्टर ला सकते हैं। अमेरिकन कंपनीज हैं जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में बहुत इन्वेस्ट करती हैं। दे ऑल्सो मेक अ लॉट ऑफ दोज इक्विपमेंट, सो मे बी इंडिया कैन गेट मोर इन्वेस्टमेंट एंड कम क्लोजर टू द यूएस कंपनीज। अभी इंडिया में एज पर द डेटा इज कंसर्न क्या सिचुएशन है और क्या हमारा एम है? गवर्नमेंट का एम है कि 2047 तक 100 गीगावाट्स इलेक्ट्रिक पावर हम लोग जनरेट करना चाहते हैं जस्ट विद न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। नाउ ये बहुत बड़ा गोल है। क्यों? लुक एट द डेटा। अभी एज ऑफ नाउ हमारी कैपेसिटी है ओनली 8 गीगावाट्स ऑफ पावर। 8 गीगावाट से 100 गीगावाट से पहुंचना, यू कैन इमेजिन, ऑलमोस्ट 12 टाइम्स से भी ज्यादा का हमारा एम है। इस समय अराउंड द वर्ल्ड यूएस इज द वन, यूएस है जो कि लीड करता है हर कंट्री को इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर पावर जनरेशन। यूएस नंबर 1 पे है और वो कितना जनरेट कर रहे हैं एवरी ईयर? 100 गीगावाट। सो हम लोग यूएस का जो करंट लेवल है उसमें आना चाहते हैं बाय 2047। और अभी देयर आर मेनी अदर कंट्रीज जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में हमसे ज्यादा दे आर एबल टू प्रोड्यूस। फॉर एग्जांपल फ्रांस 65 गीगावाट्स, चाइना 58 गीगावाट्स। अब
दो तीन चीजें आपको याद रखनी है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि न्यूक्लियर पावर प्लांट या न्यूक्लियर पावर किस डायरेक्शन में जा रहा है। यू नो अबाउट अ डेकेड बैक, लगभग एक दशक पहले, जब जापान में फुकुशिमा डिजास्टर हुआ था, जापान में 2011 के अराउंड सुनामी आती है, फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट में बहुत ज्यादा डिजास्टर होता है, पूरा शहर खाली कराया गया। उसके बाद से डेवलप्ड कंट्रीज, जर्मनी, फ्रांस, इन सब कंट्रीज को लगा कि शायद न्यूक्लियर पावर अनसेफ है, ये इतना सेफ नहीं है कि हम लोग इतना खतरा ले। तो इंटरेस्टिंग ये है कि पिछले 10 सालों में बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज में एक्चुअली न्यूक्लियर पावर को कम किया जा रहा है, दे आर शटिंग डाउन सम ऑफ द प्लांट्स, कि उनको लगता है ये सेफ नहीं है। तो इंडिया को क्यों भाई आग लगी है, हम क्यों आगे बढ़ रहे हैं न्यूक्लियर पावर में, कि इंडिया की पोजीशन थोड़ी अलग है। फ्रॉम इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू, हम अभी भी वी आर अ वेरी बिग पावर कंज्यूमर कंट्री, हम लोग अभी भी पर कैपिटा पावर कंजम्पशन अराउंड द लोएस्ट इन द वर्ल्ड है यार। अभी एमिशन वगैरह ज्यादा है, आप मान सकते हो, पर कैपिटा एमिशन भी कम है, और पर कैपिटा पावर कंजम्पशन, एनर्जी कंजम्पशन भी बहुत कम है इंडिया में। अमीर देशों की पहचान है कि पर कैपिटा पावर कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए इंडिया में देयर इज ऑलवेज अ नीड कि भाई पावर और होनी चाहिए। अब हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा तो रहे हैं, लेकिन अभी रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर और विंड आर द टू बिगर वंस। सोलर और विंड दोनों ही एनवायरमेंट पे डिपेंडेंट है। भाई सूरज नहीं निकला है, धूप नहीं आ रही है, तो बिजली नहीं बनेगी, आप कुछ भी कर लो। रात को सोलर एनर्जी नहीं बनेगी, आप दिन में बनाते हो, उसको स्टोर करना पड़ता है बहुत सारा, फिर रात में आप यूज करते हो। विंड भी बहुत ज्यादा इट्स डिपेंडेंट कि आप कहाँ पे लगा रहे हो। अभी इसीलिए विंड मिल्स आर ओनली सक्सेसफुल इन तमिलनाडु, गुजरात, अबिट इन राजस्थान, बाकी जगह पे नहीं है। तो इसीलिए सोलर विंड आर नॉट दैट डिपेंडेबल, एनर्जी बहुत स्टोर करनी पड़ती है आगे यूज करने के लिए। सो न्यूक्लियर कैन बी अ वे अहेड। इसीलिए हम लोग एम कर रहे हैं कि भाई हाँ, हमें पता है इट मे नॉट बी द सेफेस्ट थिंग, शायद इतना सेफ नहीं है, बट हमारे लिए, इंडिया के लिए, इट सीम्स टू बी द बेस्ट बेट गोइंग फॉरवर्ड। तो अभी क्या क्या एम है हमारा? हमारा एम है कि अराउंड 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट खुद लाने की कोशिश कर रही है, फंडिंग लाने की कोशिश कर रही है इनटू अ न्यू वर्जन ऑफ टेक्नोलॉजी, इसे कहते हैं स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। अब स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर क्या है? ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का ये एक छोटा, एक स्मॉलर वर्जन होगा, मान लो एक बिल्डिंग जैसा, कि बजाय इसके कि बहुत बड़ा आप लैंड एक्वायर करो और बहुत बड़ा सा न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाओ, छोटे वर्जन में हम लोग मल्टीपल पावर प्लांट लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इस टेक्नोलॉजी को स्मॉल मॉड्यूलर प्लांट कहा जाता है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, जो कि गवर्नमेंट ने पिछले बजट में भी अनाउंस किया था कि हम लोग इसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। तो गवर्नमेंट 20,000 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट फंडिंग इसमें ला रही है, ताकि गवर्नमेंट कैन गिव अ पुश टू स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। गवर्नमेंट का एम है कि 2033 तक, ना ये इंपॉर्टेंट डेटा है, 2033 तक गवर्नमेंट 5 इंडिजिनस स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बनाना चाहती है। इंडिजिनस मतलब इंडिया मेड। हम चाहते हैं कि इंडियन मेड, जो हम डोमेस्टिकली हमने प्रोड्यूस किया है, एटलीस्ट 5 ऑफ देम आर एस्टैब्लिश्ड इन द कंट्री। और इसमें गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को भी पार्टिसिपेट करवाना चाहती है। अब एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन इज नॉट मेनली फॉर टेक्नोलॉजी। इसलिए नहीं है कि भाई हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो प्राइवेट सेक्टर आ जाए तो हमको बता दे बनाना कैसे है। हमको पता है, गवर्नमेंट को पता है बनाना कैसे है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बात है पैसे की, पैसा। बात सारी अटक जाती है कि हु विल इन्वेस्ट, इतना अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट होता है इसमें, इट्स अ ह्यूज फाइनेंशियल कॉस्ट। तो गवर्नमेंट चाहती है प्राइवेट सेक्टर आएगा तो हम लोगों को भी थोड़ा आसान हो जाएगा। तो इट्स मोर अबाउट कैपिटल, नॉट अबाउट टेक्नोलॉजी। और गवर्नमेंट को पता है भाई इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट इस समय इंटरेस्ट आ रहा है इंडिया में। फॉर एग्जाम्पल, वेस्ट एशिया के कई सारे सॉवरेन वेल्थ फंड्स हैं जिन्होंने ही इंटरेस्ट शो किया है। सॉवरेन वेल्थ फंड क्या होता है? यू शुड नो। सॉवरेन वेल्थ फंड मतलब जैसे सऊदी अरेबिया है, यूएई है, इसमें गवर्नमेंट का अपना खुद का इन्वेस्टमेंट बहुत होता है। तो सऊदी अरेबिया ने अपना खुद का एक फंड बना रखा है गवर्नमेंट का, मानो $500 बिलियन का, कि ये पैसा इन्वेस्ट करेंगे, बढ़ाएंगे, सो दैट द गवर्नमेंट इनकम कैन इंक्रीज। ये गवर्नमेंट का अपना होता है। यूएई, तो वेस्ट एशिया काफी सारी कंट्रीज का है, कतर का है सॉवरेन वेल्थ फंड। दे इन्वेस्ट लॉट ऑफ मनी अराउंड द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज देखने के लिए। इनका भी काफी इंटरेस्ट आया है इंडिया के स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर प्लांट्स में, इनकी मैन्युफैक्चरिंग में। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। इफ यू वांट, आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इसका अलग से पूरा वीडियो बना दूंगा कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर होते क्या हैं, कैसे औरों से अलग होते हैं, इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। आप कमेंट सेक्शन में बताओ, बोलोगे तो आई विल मेक अ न्यू वीडियो आउट ऑफ इट। अब प्रॉब्लम क्या है? हाउ इज इट डिफिकल्ट? इतना आसान क्यों नहीं है कि भाई हमने दरवाजे खोले और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ गया? ऐसे नहीं होता है। देयर आर मेनी रोड ब्लॉक्स, अभी भी बहुत प्रॉब्लम्स है।
अभी इंडिया में जब भी कोई बाहर से इन्वेस्टमेंट होता है बड़ी टेक्नोलॉजी में, उसमें सबसे बड़ा इशू होता है हमेशा लाइबिलिटी क्लॉज का। अभी लाइबिलिटी क्लॉज क्या है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो, इमेजिन करो कि इंडिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया गया, ठीक है। अब इसमें दो बड़े प्लेयर्स हैं, पहला होता है सप्लायर और दूसरा होता है ऑपरेटर। सप्लायर मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने कहां से सामान खरीदा, तो मान लो कि एक कंपनी है अमेरिका की, जी जनरल इलेक्ट्रिक। हमने इनसे कहा कि भाई हमें आप सारे कंपोनेंट्स बेचो, हमें न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाना है। तो जनरल इलेक्ट्रिक विल बी कॉल्ड द सप्लायर। ऑपरेटर मतलब वो प्लांट चला कौन रहा है, वो जी नहीं चलाएगा, वो गवर्नमेंट की ही कंपनी चलाएगी। तो गवर्नमेंट की फॉर एग्जांपल जो कंपनी है हमारी एनपीसीआईएल, नेशनल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये गवर्नमेंट की कंपनी है, ये ऑपरेटर है। अब मान लीजिए, ऐसा होना नहीं चाहिए बट मान लीजिए भगवान ना करे कुछ प्रॉब्लम हो गया न्यूक्लियर पावर प्लांट में, कुछ लीक हो गया जिसकी वजह से लाइव्स आर लॉस्ट। अब प्रॉब्लम ये आती है कि इन दोनों में से, सप्लायर और ऑपरेटर में से लायबल कौन है, मतलब कौन भरपाई करेगा नुकसान की। अगर 100 लोगों की जान गई तो उन 100 लोगों को पैसे कौन देगा, उनका इलाज कौन कराएगा, इंश्योरेंस का पैसा कौन देगा। ये लड़ाई इंडिया में हमेशा रहती। और ये लड़ाई मेनली शुरू हुई जब हम लोगों का द इनफेमस भोपाल गैस कांड और भोपाल गैस लीक, यूनियन कार्बाइड स्कैंडल जब हुआ कि भाई सप्लायर की जिम्मेदारी है कि ऑपरेटर की जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि ऑपरेटर है, हम कहते हैं हमारी जिम्मेदारी नहीं है। भाई प्रॉब्लम हुई होगी इसलिए कि आपने जो पार्ट सप्लाई किया वो खराब था। सप्लायर कहते हैं भाई हमने पार्ट सप्लाई किया, आपने खरीदते हुए सब देखा, चेक किया, उसके बाद आपकी जिम्मेदारी है, यू आर द वंस हु हैव टू बी लायबल। तो इंडिया में ये प्रॉब्लम हमेशा रहता है। अगर आपको मैं एक और एग्जांपल दूं, व्हेन कोविड-19 क्राइसिस वाज गोइंग ऑन, और जब पहला वैक्सीन बना था यूएस में, मॉडर्ना एंड फाइजर वर द टू कंपनीज, उन्होंने पहले दो वैक्सीन बनाए थे। अब इन वैक्सीन को इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा इंडिया में लेके आए, लेकिन फिर वही बात हुई लाइबिलिटी क्लॉज कि अगर किसी को वैक्सीन लगाया और उसको कुछ गड़बड़ हो गई तो जिम्मेदारी किसकी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिसने खरीदा या मॉडर्ना फाइजर की। वो कंपनी कहती है हमारी जिम्मेदारी नहीं है भाई, आप खरीदने से पहले सब देख लीजिए, यहाँ का बिका हुआ सामान वापस नहीं होता। तो लाइबिलिटी क्लॉज इज अ बिग कंसर्न हमेशा, क्योंकि ये बात बहुत ज्यादा पैसों की हो जाती है। तो जो फॉरेन वेंडर्स हैं, कंपनीज मतलब जो सप्लायर हैं, वेस्टिंग हाउस है, इलेक्ट्रिक है, ईडीएफ है, इनको लगता है कि भाई ऑपरेटर का राइट टू रिकोर्स अच्छी बात नहीं। राइट टू रिकोर्स क्या होता है, राइट टू रिकोर्स का मतलब है, मान लीजिए न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया, कोई प्रॉब्लम हो गया और जुर्माना हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई जुर्माना है, आपको 100 करोड़ अभी के अभी देना पड़ेगा। तो ऑपरेटर अभी के अभी 100 करोड़ रुपीस पहले देगा, क्योंकि इंडिया में तो यही बैठे हैं भाई, इंडियन सिटीजन यूएस की कंपनी के पास कहां भागेगा। तो पहले ये लोग ऑपरेटर हैं जो कि एक्चुअली भरपाई करते हैं। राइट टू रिकोर्स का मतलब है कि ऑपरेटर का अब ये राइट है कि भाई अब ये इनसे पैसे मांग सकते हैं। राइट टू रिकोर्स का मतलब हमने पे किया पहले लोगों को, अब आप हमें भरपाई करो पीछे से कि आपकी वजह से हमने पे किया था, गलती आपकी थी। तो इंडियन लॉ में राइट टू रिकोर्स होता है। जो ऑपरेटर है, जो गवर्नमेंट की ही कंपनी है, उसको राइट टू रिकोर्स होता है कि भाई वो पहले पैसा दे देंगे लेकिन भरपाई फिर करवाएंगे पीछे सप्लायर से। ये ऑब्वियसली फॉरेन कंपनीज को नहीं पसंद है। जो एनपीसीआईएल है, ये ऑपरेट करते हैं, फॉरेन कंपनीज उनको सामान देती हैं, तो इसके बीच लड़ाई अभी भी सॉल्व नहीं हुई है। एंड दैट इज वाई बहुत आसान नहीं होगा फॉरेन से इन्वेस्टमेंट लेकर के आना। अब कुछ प्रपोजल क्या है कि कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं, क्या सॉल्यूशन है लाइबिलिटी क्लॉज का। सॉल्यूशन ये है कि भाई लाइबिलिटीज पे कैप लगा दिया जाए। मतलब दो तरीके हैं। फर्स्ट कि भाई आप फॉरेन कंपनी बोलो कि अगर कुछ गड़बड़ हो भी जाती है तो मैक्सिमम आपको इतना ही पैसा देना पड़ेगा, वो कितना भी हो सकता है, 100 करोड़, 500 करोड़, 1 करोड़, जो भी है, लेकिन आप एक कैप लगा दो। फॉर एग्जाम्पल ये ना हो कि भाई कल को कोई प्रॉब्लम हुआ और हजारों करोड़ रुपए का फाइन लग जाए, जितना फायदा नहीं हुआ उससे ज्यादा फाइन लगा दो। तो देयर शुड बी अ कैपिंग ऑन लायबिलिटी, पहला। और दूसरा, एक फंड तैयार करना चाहिए जिसमें पहले से ही गवर्नमेंट भी कुछ पैसा डाले और ये लोग भी कुछ पैसा डालें, ताकि कुछ आगे जाके प्रॉब्लम हो तो वहीं से पैसा निकाल सकें। ये सारे लेसन इंडिया ने यूनियन कार्बाइड का जो स्कैंडल हुआ था भोपाल में, जो गैस लीक हुआ था, उसके बाद सीखना शुरू किया, क्योंकि उसमें कंपनी वाले लोग भाग गए थे रातों रात, किसी को सजा नहीं हुई थी। सो द आइडिया इज कि भाई क्यों ना एक तो लायबिलिटी पे कैप लगा दिया जाए, एंड सेकेंडली देयर शुड बी अ फंड और पूल हो जहां पे फंड्स गवर्नमेंट से भी इकट्ठे हो। तो ये अभी कुछ सजेशंस हैं। अगेन
इन सब चीजों में जब फाइनल बिल आएगा एंड पास होगा पार्लियामेंट में, देन इट रिमेन्स टू बी सीन। बट अभी जो कैबिनेट ने पास किया है उसमें ये सब बातें हैं कि वील पुट अ कैप, कि भाई कितना आपको पैसा देना है। अब रिन्यूएबल एक्सपेंशन क्यों जरूरी है? आई टोल्ड यू अर्लियर, इंडिया सोलर में काफी अच्छा कर रहा है। वी आर नाउ वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ सोलर एनर्जी इन द वर्ल्ड। बहुत कम देश हैं जो हमसे ज्यादा सोलर प्रोड्यूस कर रहे हैं इस समय। लेकिन प्रॉब्लम सोलर के साथ यही है कि आपको स्टोर करना है। दिन में आप बनाओगे, रात में यूज करोगे। अब सिंपल आंसर होगा भाई स्टोर करना तो बैटरी बनाओ, लेकिन बैटरी बनाना कितनी बैटरी बनाओगे यार? और बैटरी बनाना तो एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। अगर आप एनवायरमेंट को बचाने के लिए ही रिन्यूएबल एनर्जी यूज कर रहे थे और उसको स्टोर करने के लिए आपने बैटरी ही बना दी जो कि पॉल्यूट करके ही बनाई गई है, तो फायदा क्या हुआ? आप खुद सोचो। तो सप्लाई चेन बहुत आसान नहीं है सोलर के लिए सब लोगों को, कि इंडिया नहीं पूरा वर्ल्ड इस समय चाइना पे ही डिपेंडेंट है। जब पूरी दुनिया ने सोचा सोलर बनाएंगे तो चाइना ने सोचा सोलर बनाएंगे तो बनाएंगे सोलर पैनल से ना, तो मैं सोलर पैनल बनाऊंगा सबके लिए। तो चाइना ही ये सोलर पैनल सबको सप्लाई करते हैं, उसको रिसाइकिल करना कठिन है, तो इश्यूज है। इसलिए सोलर अभी अच्छा कर रहा है बट उसकी स्टोरेज कैपेबिलिटी एक्सेट्रा वेदर डिपेंडेंट है, तो उसकी वजह से वी नीड टू फाइंड ऑल्टरनेटिव। इसी में न्यूक्लियर पावर हमारा ऑल्टरनेटिव है लॉन्ग रन में। अब एक और जो मैंने आपसे कहा था, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मानना है कि भाई बजाय इसकी हजारों करोड़ रुपए लगा के हम बड़ा सा न्यूक्लियर पावर प्लांट इकट्ठा करें, क्यों ना छोटे छोटे प्लांट्स हम लोग लगाएं, विच आर कॉल्ड स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। गवर्नमेंट का ये 2-3 साल से एम चल रहा है। तो ये किस चीज के लिए यूज हो सकते हैं? दीज कैन बी यूज्ड फॉर स्पेशलाइज्ड एरियाज, फॉर एग्जांपल जहां पे डेटा सेंटर्स हैं। डेटा सेंटर मतलब वो बहुत बड़े बड़े एरिया जहां पे इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। लेट्स से फेसबुक का डेटा सेंटर है, ट्विटर का, जहां पे बहुत हीट जनरेट होती है व्हेन दे स्टोर अ लॉट ऑफ डेटा, तो उसको ठंडा करने के लिए यू नीड सम इलेक्ट्रिसिटी। यहां पे हम लोग लगा सकते हैं। इन काफी सारे इंडियन कंपनीज ने भी एक्सप्रेस किया है इंटरेस्ट कि दे आल्सो वांट टू वर्क विद द गवर्नमेंट ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को एस्टैब्लिश करने के लिए। तो ये इंडिया को इट्स अ गुड वे फॉरवर्ड कि हम लोग इस तरफ जा सकते हैं। एक और प्रॉब्लम ऐसा क्यों है कि भाई इंडिया का न्यूक्लियर पावर स्ट्रक्चर इतना आगे नहीं जा पाया है वर्ल्ड के मुकाबले? दैट्स बिकॉज टेक्नोलॉजी दो अलग तरीके की है। इंडिया में जो हमारी टेक्नोलॉजी है जिसपे हमारे ज्यादातर न्यूक्लियर रिएक्टर्स बेस्ड हैं, वो उसको कहा जाता है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। बाकी जो दुनिया भर में ज्यादातर न्यूक्लियर रिएक्टर्स चलते हैं यूएस में, फ्रांस में, वो है लाइट वाटर रिएक्टर्स। तो थोड़ा अलग है। अमेरिका, रशिया, फ्रांस, ये सब लाइट वाटर रिएक्टर टेक्नोलॉजी में मास्टरी है इनकी। इंडिया में प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर पे हम लोग ज्यादा स्ट्रांग हैं, तो हम लोग को भी ट्रांजिशन करना पड़ेगा। इफ वी आर बाइंग इक्विपमेंट फ्रांस से, रशिया से, अमेरिका से, वो इक्विपमेंट सूटेबल होगा लाइट वाटर रिएक्टर टेक्नोलॉजी में, तो हम लोग को उस तरफ ट्रांजिशन करना पड़ेगा इन द लॉन्ग रन। इंडिया में इस समय स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर पे कौन काम कर रहा है? द भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इज द एजेंसी जो कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स पे इस समय काम कर रही है। काफी सारे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं, 3 डिजाइन्स पे अभी काम चल रहा है। इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए याद रखना। फर्स्ट BSMR, ये क्या है? बी इज फॉर भारत, भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। ठीक है, भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। दिस इज, इसका एम है 200 मेगावाट्स, तो छोटे स्केल पे। देन भारत स्मॉल रिएक्टर, ये 220 मेगावाट्स। दिस इज अगेन प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर पे काम करेगा। और ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, ये और स्मॉल है, 55 मेगावाट्स, ये लाइट वाटर रिएक्टर है। गवर्नमेंट ने बार्क को, दैट इज भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर को टाइमलाइन दिया हुआ है कि 2033 तक कम से कम 5 हमें स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर ऑपरेशनलाइज करने हैं। इसके लिए ही गवर्नमेंट सोच रही है कि भाई प्राइवेट सेक्टर से इन्वेस्टमेंट आएगा, स्पेशली फॉरेन से, तो और ज्यादा ये टाइमलाइन हम लोग अच्छे से अचीव कर सकते हैं। एज आई सेड, इफ यू वांट कि मुझे आपको वीडियो चाहिए एक्सप्लेनर, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर क्या होता है, कैसे काम करता है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू मेक इट। और आप नए हैं यहाँ पे, डू द सब्सक्राइब बटन इफ यू वांट दिस पीपीटी, तो आप प्लीज टेलीग्राम में मुझे बताओ। आपने नोटिस किया होगा कि अब से आई एम मेकिंग बाइलिंगुअल वीडियोस। काफी लोग मुझे कह रहे थे, दोज हु आर मोर कंफर्टेबल इन हिंदी, उनको था कि भाई हिंदी में मैं शुरू करूं, तो मैंने थोड़ा स्विच किया है। इफ यू आर समवन, अगर आप ऐसे हैं who only prefers 100% English, I'm sorry for that, but I make sure कि यहाँ content English में हो so that you can also be comfortable with it, but explanation I'll keep a lot in Hindi as well. Thank you so much, bye bye, Jai Hind.